हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट डेट ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट डेट डिस्क्लोजर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, 3 स्टेप में पहला पढ़ा। फिर सेकंड मैंने कहा था ट्रांसलेशन, ये आप ब्रांच में से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका आपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कर लिया होगा। तीसरा पार्ट हमारा बचता फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज का मैंने आपको डेफिनेशन तो समझाई थी। क्या थी डेफिनेशन? मीन्स एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर एट स्पेसिफाइड फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट मीन्स एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर एट स्पेसिफिक डेट। किसी पर्टिकुलर डेट पर रेट क्या होना चाहिए वो आज ही डिसाइड हो गया। एक्चुअल कुछ और हो लेकिन आज ही डिसाइड हो गया। तो प्रैक्टिकल बात समझाता हूं मैं, क्यों होता है, कब होता है और कैसे। तो इसमें आप दो पार्ट लिखेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पस एंड फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस। यानी आपका जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज से 3 महीने बाद आप एक्सचेंज करोगे, अभी नहीं करोगे, आज से 3 महीने बाद एक्सचेंज करोगे, लेकिन रेट आज तय कर ली। मार्केट में रेट फिर कुछ भी हो, आपने आज तय कर लिया हम तो इतने में एक्सचेंज करेंगे। अब किसी पार्टी का गेन हो सकता है, किसी पार्टी का लॉस हो सकता है। तो दो पर्पस हो सकते हैं, हेजिंग पर्पस और ट्रेडिंग इन स्पेकुलेशन पर्पस। क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? एन एंटरप्राइज में इंटर इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन सब्सटेंस अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस। नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो हेजिंग पर्पस। To establish the amount of reporting currency required or available at the settlement date of transaction। तो अब यहां पर नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस हुआ, इसका मतलब हेजिंग। और हेजिंग का मीनिंग ये हुआ टू मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्क इन फ्यूचर। टू मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्क इन फ्यूचर। कैसे? हेजिंग का मतलब होता है मैं अपने रिस्क कम करना चाहता हूं। प्रैक्टिकल बात बताता हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल बात यह है कि आज मैंने किसी से कुछ गुड्स परचेज किया आउटसाइड इंडिया, मीन्स इंपोर्ट किया, सपोज $1,000। $1,000 प्राइस क्या थी उसकी, टोटल मिला के पेमेंट कितना करना, $1,000। लेकिन अभी नहीं करना है, मुझे करना है आज से 3 महीने बाद। उसने मुझे क्रेडिट पीरियड दिया है 3 मंथ। कितने मंथ का? 3 मंथ। तो सप्लायर ने तो मुझे आज से 3 महीने बाद $1,000, और वो डॉलर में पेमेंट लेगा, वो रुपीज में क्यों लेगा? उसको डॉलर से मतलब उसकी कंट्री में डॉलर पर चलते हैं। तो उस वक्त आपको आज से 3 महीने बाद रुपए खर्च करके और डॉलर खरीदना पड़ेंगे। अब हो सकता है कि आज आपको इसके लिए 70,000 रुपए खर्च करके $1,000 आ जाते हैं, और हो सकता है 3 महीने बाद 75,000 रुपए खर्च करना पड़े। यानी डॉलर की रेट आज कुछ और है, 70 रुपीज पर डॉलर है, और इन फ्यूचर कुछ और हो जाए। आपको लगता है कि मुझे डॉलर के रेट बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, 80 रुपीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपको लगता है कि इन फ्यूचर डॉलर के रेट बढ़ सकते हैं, और ये 1000 नहीं 1000 करोड़ का पेमेंट है, मान लो बड़ी जगह। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन करता होगा? जो बड़ा पेमेंट करता। तो आप सोचो कि अगर आपका इतने करोड़ का पेमेंट हो, कई बड़ी बड़ी कंपनी से करोड़ों के ऑर्डर मिलते हैं, आपने तो सुना भी होगा। तो उन करोड़ों के ऑर्डर पे करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है कई बार, सिर्फ फ्लक्चुएशन के कारण। गुड्स खरीदना, बेचना, बनाना वो एक अलग मैटर है, बैठे बैठाए आपका नुकसान हो गया, क्योंकि मार्केट में डॉलर के रेट और रुपए के रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हुए। और ये एस 11 जो हम पढ़े क्या रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो अब आप बताइए कितनी ज्यादा रिस्क है।
तो आपको लग रहा है कि बहुत रिस्क हो जाएगी, 3 महीने बाद का क्या पता। तो आप क्या सोचोगे एज ए डीलर, एज ए बिजनेसमैन, कि अभी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अभी पेमेंट करने का पैसा होता अगर हमारे पास, तो फिर हम उससे क्रेडिट लेते ही क्यों? हम तो हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं कर देते। हम क्रेडिट क्यों मांगते हैं? हम कोई चीज उधार क्यों खरीद के लाते हैं? क्योंकि हमारे पास इमीडिएट पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो वी हैव नो फंड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, बट वी हैव टू पे आफ्टर 3 मंथ $1,000, रेट कुछ भी हो। तो आपने क्या किया? आपने आज ही इसका मतलब कि 13 अगस्त को ही आपने बैंक को अप्रोच किया, अपनी बैंक को अप्रोच किया, एसबीआई को अप्रोच किया आपने, या किसी एक्सचेंज डीलर को अप्रोच किया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज ही 13 अगस्त को ही, that $1,000 required at future date, settlement date, that is after 3 month, 3 महीने के बाद। ठीक है, अब उसमें भी मैं डेट जो लेता हूं, डेट इस तरीके से लेता हूं, मैं फरवरी की लेता हूं, फरवरी की लेता हूं मैं डेट, और सेटलमेंट कब होगा? यहां से 3 महीने बाद होगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, यानी 1 मई 2020 को सेटलमेंट होगा। दी डेट ऑफ सेटलमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो $1,000 जो मुझे चाहिए आज से 3 महीने के बाद चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आज से 3 महीने बाद रेट क्या हो सकते हैं, एस्टिमेटेड 80। तो मैंने अपनी बैंक से अप्रोच किया कि हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आज ही। मींस एसबीआई मुझे $1,000 सप्लाई करेगा, कब? आज से 3 महीने बाद। किस रेट पे करेगा? रेट भी आज ही तय कर लो। रेट आज तय करने का मतलब ये है कि हमें पता नहीं उस वक्त क्या होगी रेट, हम नहीं जानते क्या रेट होगी। जो भी रेट हो, आज एसबीआई ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एसबीआई कमिट कर रही है, आपको कमिटमेंट कर रही है कि दे विल प्रोवाइड $1,000 at specific future date at 72 per dollar। कितने रुपए में दे देंगे वो? 72 पर डॉलर में दे देंगे। ये कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने उनका एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेना। आपको लग रहा था 80 रुपए हो जाएंगे, तो आपने एसबीआई की 72 वाली बात मान ली, एग्री हो गए आप, एग्री हो गए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया। एसबीआई पे $1,000 एट दैट 72 ऑन 1 मई। तो अब आप सोचो 70 रुपए की चीज 72 रुपए में हो गई, ₹2 आपको नुकसान लग रहा है। आज स्पॉट रेट क्या है? इसको बोलते हैं स्पॉट रेट, जो प्रेजेंट रेट होती है। आज 1 फरवरी के दिन जो रेट है वो 70 स्पॉट रेट, और फॉरवर्ड रेट क्या हो गई? 72। फॉरवर्ड रेट मींस रेट which is to be apply in future। तो 72 ये फॉरवर्ड रेट होगी। अब रियली ऐसा हुआ, वाकई ऐसा हुआ कि 1 मई के दिन डॉलर में के रेट जो हो गए वो 79 पर डॉलर हो गए। तो आपको एसबीआई को कितने रुपए देना है? 79 देना है, या 72 में आपको $1,000 मिल जाएंगे? तो आपने यही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, और एसबीआई भी एग्री थी इस बात के लिए कि वो आपको 72,000 रुपए में $1,000 प्रोवाइड करेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट एज ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। एक्चुअल रेट कुछ भी रहे, तो यहां आपने अपनी रिस्क कम कर लिया ना। ठीक है, नहीं आपका फायदा हुआ, 79,000 के 72,000 में काम हो गया आपका। लेकिन यहां नुकसान भी हुआ था एक। क्या नुकसान हुआ था? 70 रुपए रेट थी ना, 70 रुपए। अभी आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए, अदरवाइज आप अभी डॉलर खरीद के रख लेते ना, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। तो आपने एसबीआई का अभी आज ही 13 तारीख को कमिटमेंट 72 में एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ₹2 का नुकसान तो आपने यहां कर लिया। लेकिन ₹2 का एक नुकसान किया, लेकिन अल्टीमेट आपने बचा भी तो लिए ₹7 बचाएगा। तो ऐसा व्यक्ति, इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग मींस मिनिमाइज एक्सचेंज रेट इन एक्सचेंज रिस्क इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर रिस्क ज्यादा होने वाली तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका होता है। ये अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। तो आपका लॉस हो गया ₹2। अच्छा, एसबीआई का क्या फायदा? एसबीआई का नुकसान है इसमें।
तो ये भी एक तरीके से, अब ये तो बिजनेस है, तो एसबीआई एक्सचेंज रेट करती है, एसबीआई के लिए, एसबीआई को यहाँ 2 रुपए का फायदा हुआ था, लेकिन एसबीआई को देखा जाए तो 79 की चीज 72 में देना पड़ेगी, एसबीआई का नुकसान है, तो अनलिमिटेड गेन लॉस हो सकता है। उल्टा हो जाता, मान लो इधर रेट उल्टे कम हो जाते, 69 रह जाते, तो ऐसा होता तो फिर आप इनको 72 क्यों देते? आप इनको 2 रुपए की जो प्रीमियम है बस वो देते, 2 रुपए एक्स्ट्रा, और आप मार्केट से नहीं खरीद लेते 69 रुपीज में। ऐसा रहता है इसमें। तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी एट फ्यूचर स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक रेट, दैट रेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जो ये है। तो ये जो अमाउंट होता है इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको? प्रीमियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि आपको एक्चुअली किसी को $1000 नहीं देना है, कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं इसके बैकअप में। आप तो सिर्फ डॉलर में फ्लक्चुएशन होता है इंडिया में, तो डॉलर को भी आपने एक सिक्योरिटी मान ली। जैसे मैं रिलायंस के शेयर खरीदता हूं 70 में और 72 में बेच देता हूं, ठीक, शेयर रखता नहीं हो, मुझे क्या मिल जाता? प्राइस 2 रुपए मिल जाती है। ऐसे ही मुझे एक्चुअली डॉलर नहीं चाहिए, मुझे किसी को पेमेंट नहीं करना, क्योंकि मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया इसके बैकअप। तब क्या करेगा व्यक्ति? तब ये करेगा, वो अपने डीलर से बोल के और डॉलर बुक करवा देगा $1000 एट द रेट 72। फिर बाद में अगर रेट 79 हो गए तो वो बेच देगा इसको, तो उसको प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा। तो डॉलर की ट्रेडिंग कर रहा है, यानी जब हम शेयर की ट्रेडिंग करते हैं जैसे डॉलर भी सिक्योरिटी एक तरीके से, डॉलर खरीदना बेचना, तो एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहा हूं, बस सौदा कट हो रहा, प्राइस डिफरेंस। एक और एग्जांपल समझो, कम्युनिटी मार्केट का नाम सुनो ना। कम्युनिटी मार्केट में क्या होता है? मुझे लगता है कि सोने की प्राइस बढ़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, आज अपने डीलर को बोल के 1 किलो सोना बुक करवा दूंगा। 1 किलो सोना 50 लाख 55 लाख का हो गया। अब तो मुझे 55 लाख नहीं देना है और एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं लाना है सोने की, मुझे सिर्फ बुक करवाना है, मार्जिन मनी 10-20 हजार रुपए देके, और वो भी अगर ब्रोकर आपकी पहचान का हो तो वो भी नहीं लेगा। शाम तक होते होते या 1 दिन 2 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, ठीक है, उसके एक पीरियड रहता है, तो उस पीरियड में अगर उसके रेट बढ़ गए तो मैंने क्या कहा उससे कि 1 किलो सोना बेच दे, तो मुझे क्या मिल गया? प्राइस डिफरेंस। फिजिकली कुछ भी नहीं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं, तो मुझे सोने की जरूरत नहीं थी, बस मुझे तो प्राइस फिक्स। तो ये ट्रेडिंग होती कमोडिटी मार्केट में। स्पेकुलेशन ही तो होता है, पूरा स्पेकुलेशन। और अभी आप माहौल देख रहे हो, चांदी के रेट कितने एक दिन में 3-3 हजार 4-4 हजार प्लस माइनस हो रहे हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट है। तो ऐसे डॉलर का भी मार्केट होता है, लोग फॉरेन करेंसी में भी डीलिंग करते हैं। आज डॉलर खरीद लिया, कल बेच दिया डॉलर, कुछ पैसे का डिफरेंस आया, वो प्राइस डिफरेंस आपका गेन हो गया। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। तो यहां पर इसके बैकअप में आपको कोई ट्रांजेक्शन नजर नहीं आएगा, एक्चुअल डिलीवरी नजर नहीं आएगी, और यहाँ एक्चुअल डिलीवरी नजर आएगी, इसके पीछे कोई ट्रांजेक्शन लिखा होगा। वी हैव टू पे एक्चुअल फॉरेन करेंसी टू एनी सप्लायर, एनी डीलर, एनी पर्सन एट फ्यूचर डेट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको लिख लें पहले। क्या होगा इस केस में? इस केस में हेजिंग पर्पस मिनिमाइज रिस्क व्हेन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज is required to settle any payment at future date. और यहां क्या होता है? नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज is required. No. There is only rate fluctuation, only rate difference
रेट डिफरेंस इज सेटल्ड। तो यहां क्या होता है, रेट डिफरेंस को सेटल करते हैं बस, कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं। और यहां इस तरीके से अब इसके अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो इसी के नीचे इसकी अकाउंटिंग लिख लेना, इसके नीचे अकाउंटिंग। तो एट ए ग्लांस एक ही चार्ट में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, अकाउंटिंग के बारे में क्या लिखा है, पढ़े आप जरा यहां पर। तो नंबर 1 इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट ऑन सच ट्रांजेक्शन शुड बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज प्रीमियम इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले लिख लेते हैं फिर इकट्ठा समझेंगे। सेकंड पॉइंट, exchange difference of spot rate, exchange difference of spot rate is on the date of transaction and is on balance sheet date should be charged to profit and loss account। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, exchange difference of spot rate is on the date of transaction, date of balance sheet and actual date of settlement is transferred to P&L in which difference arise। ये तीन बात यहां याद रखोगे आप, ठीक है। और ये तीनों बात यहां लिखी हुई मिलेगी आपको, पेज नंबर देख लीजिए आप। क्या लिखा हुआ था जब मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का आपको पढ़ा रहा था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, थर्ड लाइन, थर्ड फोर्थ लाइन में देखो, प्रीमियम और डिस्काउंट अराइजिंग एट द इंसेप्शन ऑफ, इंसेप्शन मींस एट द स्टार्टिंग, एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एट द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर होते हैं उस दिन पहली बार आपके और बीच में एक स्पॉट रेट 70 थी और आपने कमिटमेंट कितने कर दिया कि हम 72 में लेने को तैयार, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर तो और ज्यादा रहेगी, तो आप तो 72 में हाँ कर रहे हो, यानी बैठे बैठे अभी इंसेप्शन में आप 2 रुपए का नुकसान कर रहे हो, तो ये प्रीमियम कहलाती है ना, आप प्रीमियम दे रहे हो 70 के 72। तो प्रीमियम डिस्काउंट अराइजिंग एट इंसेप्शन ऑफ सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अमोर्टाइज as expenses or income over the life of contract, over the life of contract। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें लाइफ 3 महीने की थी, तो ये 72 रुपए यानी ये 2 रुपए जो आए, और कितने डॉलर की बात थी, $1000 यानी 2000 रुपए। तो 2000 रुपए को मैं 3 महीने में राइट ऑफ कर दूंगा, 3 महीने में 667 यहाँ, 667 यहाँ, 666 यहाँ, 3 महीने में राइट ऑफ कर दूंगा उसको। ये इस बार के पेमेंट में चले जाएगा, ये इस बार के पेमेंट में चले जाएगा, ये इस बार के पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। मान लो ईयर चेंज हुआ, मैंने इसका फरवरी का एग्जांपल लिया था, तो फरवरी मार्च वाला तो इस ईयर में आ जाएगा और अप्रैल वाला इस ईयर में आ जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, एक समझेंगे। तो पहले आप ये समझे कि प्रीमियम अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने यहां पे भी लिखवा दिया आपको। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाइन भी मैंने लिखवा दी, और अच्छे से लिखवाई बल्कि। तो एक्सचेंज डिफरेंस कौन से रेट का, स्पॉट रेट इज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इज ऑन बैलेंस शीट डेट। ये वही अपना नॉर्मल रूल आ गया, कौन सा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इस एज का तीसरे पार्ट में से फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो ये भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। और वहां क्या पढ़ा था हमने कि पहले आप इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करो, जो एक्चुअल है, 70 है तो 70 पे, एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे जो रेट होगी उससे। फिर ये 31 मार्च के दिन ये रेट बदल जाए तो ऑल मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट, तो इसको क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करो, और जो डिफरेंस आए वो कहां ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस और इनकम, वो यहां पे भी लिखा हुआ। रिपोर्टिंग पीरियड इन विच एक्सचेंज रेट चेंज, एनी प्रॉफिट लॉस अराइज ऑन कैंसिलेशन और रिन्यूअल ऑफ सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन एज इनकम एक्सपेंसेस।
तो तीसरी पॉइंट ये भी लिखवा दिया मैंने। तो ये तीनों पॉइंट आपको मैंने 1 बाय 1 यहां लिखवा दिए। और इस केस में क्या होगा, दोनों समझ के और फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। इस केस में क्या है देखो, इन रिगार्डिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट इग्नोर, जबकि वहां हमने ली और यहां नहीं ली, दोनों फर्क है। तो यहां प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, द प्रीमियम डिस्काउंट इग्नोर एंड एट ईच बैलेंस शीट डेट, अब सेकंड पॉइंट लिखो, एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the value of contract is marked to its current market value, marked to its current market value on the basis of forward rate, and any gain loss recognized in profit and loss account। ठीक है, चलिए इस बात को समझने के लिए हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट, सेम क्वेश्चन था। सेकंड नंबर भी मैंने करवाया था आपको, थर्ड नंबर मैंने कहा था ये पूरा अपना ब्रांच से रिलेटेड है, ये भी हो चुका होगा आपका। फोर्थ नंबर ये है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। राव लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $1 lakh on 1st Feb 2016, परचेज अ प्लांट, एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन है तो ये रहेगा कि ये। अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन के बैकअप में अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसने किसी से प्लांट खरीदा $1 लाख 1 फरवरी को, पेबल आफ्टर 3 मंथ, ये पैसा देना है तो एक्चुअल देना है ना, तो एक्चुअल होने का तो हेजिंग। और जहां कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो, सिर्फ आप सिक्योरिटी मतलब आप डॉलर में ही फॉरेन करेंसी में डीलिंग करो, करेंसी की डीलिंग कर रहे हो, तो वहां पर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लिया करो, क्योंकि दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप पहले पढ़ें शांति से, फिर देखते हैं कौन सा है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि आपने 1 Feb 2016 को, 1 फरवरी 2016 को $1 लाख पेबल आफ्टर 3 मंथ, कंपनी एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स 49.15 पर डॉलर, एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1st Feb वाज 48.85। तो यहां पर ये है आपकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहां पर मैंने $1 लाख का सौदा किया, परचेज ऑफ प्लांट, और यहां स्पॉट रेट जो थी वो थी आपकी, स्पॉट रेट थी 48.85 पर डॉलर। ठीक है, जबकि आप यहां पर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने किसी से, और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड रेट जो डिसाइड हुई, फॉरवर्ड रेट वो आपकी डिसाइड हुई 49.15। यानी जो भी डीलर है वो आपको आज से 3 महीने बाद $1 लाख 49.15 पे दे देगा। अब मार्केट में कुछ भी कम हो तो उसका फायदा, ज्यादा हो तो उसका नुकसान। तो अब आप बताएं कि यहां से हम चले यहां तक 3 महीने कहा हो जाएंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मैंने इसलिए आपको एग्जांपल ये दिया था 30 अप्रैल तक। ये आपकी डेट ऑफ सेटलमेंट है, या डेट ऑफ पेमेंट बोल सकते हो, एक्चुअल पेमेंट। यहां आपको $1 लाख रियली चाहिए, वाकई चाहिए। अब लिखा है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ प्रॉब्लम। तो एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा। रावत साहब ने तो इसका एक क्वेश्चन दिया, इसमें ढेर से जरा एंट्री दी, हम वो नहीं करेंगे, उलझ जाओगे बहुत। आप सिंपल वे में करो। क्या ट्रीटमेंट पढ़ा, नंबर 1 क्या ट्रीटमेंट पढ़ाया मैंने आपको? सबसे पहला ट्रीटमेंट प्रीमियम। ये प्रीमियम दी 48 में जो चीज अभी मिल रही है स्पॉट, उसके लिए मैंने आज ही कमिटमेंट कितना कर दिया, 49.15। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से जो आपका कंफर्म लॉस है या एक्सपेक्टेड लॉस है, इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर।
जब आपने कमिटमेंट ही कर दिया कि हम ज्यादा देंगे पैसे आपका, कितना ज्यादा देंगे आपको पैसा, तो ये कितना हो जाएगा 30 पैसे। और कितना डॉलर है हमारे पास, $1,00,000। तो यानी 30,000 रुपए की प्रीमियम आपने दी, एक्स्ट्रा पैसा दिया, प्रीमियम पेड की। ये प्रीमियम का आपने कमिटमेंट कर दिया। तो AS11 अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, है ना, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, डेट वाइज जो भी करना है ना। बीच में 31 मार्च भी आया, 31 मार्च 2016 का इन्होंने कुछ कहा नहीं, रेट नहीं दे रखी है, तो ऐसे लिख लेना। अब फिर नीचे लिखोगे इन द गिवन केस company purchase plant and for which they are required $1,00,000. It means it is actual transaction which is required to be settled after 3 months. It means it is hedging contract. ठीक है, forward exchange contract for hedging purpose to mitigate risk of foreign exchange in future. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS11 क्या हो जाएगा, तो आप ये लिखोगे एज पर AS11 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज एज अंडर। नंबर 1, प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 3 मंथ, तो 30,000 की प्रीमियम 3 महीने में हम अमोर्टाइज करेंगे। 3 महीने में अमोर्टाइज करेंगे मीन्स 10,000 पर मंथ। तो उसमें से आपके 2 महीने जो होंगे 2 मंथ 20,000 प्रीमियम ये अमोर्टाइज होगी इस ईयर। ये कौन सा ईयर है, 15-16 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 15-16 प्रीमियम अमोर्टाइज। और 10,000 इधर, अप्रैल इस तरफ आ रहा, देखो आप 1 महीना, तो 1 महीना अप्रैल का जो है वो अप्रैल इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 10,000 किस ईयर में, 16-17। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, अब सेकंड पॉइंट के लिए मुझे चाहिए कि स्पॉट रेट जो इन्होंने दी ही नहीं है, देखते हैं नीचे, बस इन्होंने तो इतने में क्वेश्चन खत्म कर दिए। लेकिन आप DS रावत में क्वेश्चन करना, वहां इतने आसानी से खत्म नहीं हुआ। क्या करना है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं। मान लो इसमें आपको 31 मार्च के दिन की भी स्पॉट रेट दी हुई होती कि ये 48.85 48.95 हो गया, फॉरवर्ड रेट की जरूरत नहीं है। और फिर यही जब एक्चुअल पेमेंट की बारी आई तो यही आपका जो है 49.15 हो गया, या 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो अब ये तो एक पॉइंट हो गया आपका, ये तो खत्म कर दो। यानी आपने डिफरेंस का अमाउंट तो अमोर्टाइज कर दिया, तो आपने 49.15 में से 30 पैसे तो अमोर्टाइज कर दिया, यानी 30 पैसे का अकाउंटिंग हो गई। तो अब इसकी अकाउंटिंग पूरी वापस से करने की जरूरत है, इसमें से 30 रुपए की अकाउंटिंग हो गई आपकी। अब बचे 48.85, इसकी अकाउंटिंग करो ना। तो अब इसका कोई रोल नहीं, ये हटा देता हूं। तो हेजिंग पर्पस जब करते हैं तो हमें फॉरवर्ड रेट का सिर्फ एक बार काम आता है, और वो काम आता है हमारा प्रीमियम के लिए। अब प्रीमियम हटा दिया इसमें से, अब स्पॉट रेट, तो स्पॉट रेट ये वही अपना पहले वाले स्टेप आ गए, इनिशियली रिकॉर्डेड एट 48.85, ठीक है, फिर 48.95 और फिर 49.20। यानी इनिशियली जब हमने प्लांट खरीदा होगा तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, क्या एंट्री की होगी, हमने $1,00,000 इंटू 48.85 पे एंट्री की होगी, तो 48.85 lakhs ये एंट्री हुई होगी। ये वही इनिशियल, वही फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो गया। अच्छा, यहां कल मैंने बताया था 46A पैराग्राफ, वो अप्लाई नहीं होगा, हालांकि डेप्रिशिएबल असेट है, लेकिन लोन जो है या लाइबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, 3 महीने की शॉर्ट टर्म है, इसको 46A पैरा ए नॉट एप्लीकेबल। तो नॉर्मल चलेगा ना, नॉर्मल में क्या इनिशियल इस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या कर देते हैं हम, फिर हर बैलेंस शीट डेट पे हम क्या करते थे, हर मॉनेटरी आइटम को रिवाइज करते थे, यानी क्रेडिटर अब आपके बढ़ के 10 पैसे बढ़ गए ना, 10 पैसे बढ़ गए तो क्रेडिटर अकाउंट 10 पैसे से, यानी $1,00,000 पे 10 पैसे के हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, तो 10,000 रुपए हो गए। ये कहां जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यही फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही लिखवाया मैंने आपको, फर्स्ट पॉइंट लिखवाया प्रीमियम, तो एक लाइन तो ये ठीक है, ये स्पेसिफिक बात थी इसलिए क्वेश्चन इस पे बनता है। और दूसरी बात क्या लिखवाई मैंने, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ स्पॉट रेट मैंने लिखवा दिया, इस मॉड्यूल में लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ स्पॉट रेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस और इनकम। उल्टा होता तो गेन मान लेता हूं। फिर यहां से यहां आए, यहां से यहां आए तो फिर डिफरेंस आ गया, कितने पैसे का आया, 25 पैसे का, फिर डिफरेंस आ गया, फिर आगे 25 पैसे का डिफरेंस, तो कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स $1,00,000 25 पैसे का डिफरेंस 25,000 रुपए, ये हमने ट्रांसफर कर दी P&L अकाउंट। और उल्टा होता तो गेन लिख देता। यानी आपको क्या करना है, इस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग पर्पस के लिए जब भी आएगा तो प्रीमियम अलग कर दो और बाकी आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, आप भूल जाओ फॉरवर्ड एक्सचेंज। अब आपका क्वेश्चन पहले स्टेप वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये पहले स्टेप का रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। तो ये 3 बात आपको लिखवाई, नंबर 1 प्रीमियम अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 एक्सचेंज डिफरेंस एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड ट्रांजेक्शन डेट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और तीसरे में लिखवाया है exchange difference is on settlement date, payment date and balance sheet date is transferred to profit and loss account in which it is arise। ये ECR के P&L में गया, ये ECR के P&L में गया, ठीक, 3 बात। अब स्पेकुलेशन पर्पस के बारे में इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। कोई क्वेश्चन आगे दिया है 6th नंबर किससे रिलेटेड है, ये तो सिंपल कर लेना 6 नंबर, 7th नंबर भी आप कर लेना है ना, 7 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन ए से खत्म हो गया यहाँ तो इलस्ट्रेशन से, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को अगर उस तरीके से बताता हूं कि अगर ये फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होता, किससे रिलेटेड होता, कोई आपने प्लांट नहीं खरीदा, कोई प्लांट नहीं खरीदा, ट्रेडिंग पर्पस, सिर्फ ट्रेडिंग, कोई प्लांट नहीं खरीदा, आपने $1,00,000 का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंसर्ट किया ओनली फॉर स्पेकुलेशन ट्रेडिंग पर्पस, ओनली फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन, किसी को नहीं देना आपको 1,00,000। तो अब आपके पास एक तो स्पॉट रेट रहती है, स्पॉट रेट तो करंट रेट, ये इस दिन की रेट, ये इस दिन की रेट, ये इस दिन की रेट, एक फॉरवर्ड रेट हो गई आज एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ट्रांजेक्शन नहीं, अब एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन आपकी फॉरवर्ड रेट ये है ना, और यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 31 मार्च को बनाते, यानी यहां ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, यहां ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते तो रिमेनिंग पीरियड आपका कितना है, 1 महीने, तो यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब फॉरवर्ड रेट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किसे कहते हैं, फॉरवर्ड रेट। यहां पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की फॉरवर्ड रेट जो है मान लो वो 49.50 होती है, और यहां पर आपकी सेटलमेंट जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है उस दिन, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तब आपके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की फॉरवर्ड रेट 49.60 मान लेते हैं ये। तब क्या करते सर, तब क्या करते हैं, तो मैंने आपको क्या लिखवाया, नंबर 1 प्रीमियम इग्नोर, तो आपको वैसे लिखना है एग्जाम में, दैट द गिवन केस इज ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, तो सो प्रीमियम इग्नोर, ठीक। फिर क्या लिखवाया मैंने, फिर मैंने लिखवाया है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मार्क टू मार्केट वैल्यू, ऐसा इसका मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को मार्केट वैल्यू से लिंक कर दो, किससे लिंक कर दो, मार्क टू मार्केट वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट। यानी एक तरीके से मान लो ये रिलायंस का शेयर था, ये 1,00,000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने का, 49.15, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए 50 रुपए जितना पैसे, और जब रेट बढ़े तो मैंने बेच दिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए शेयर की, फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 49.15 में सौदा किया मैंने खरीदने का, और रेट क्या होगा 49.60, तो इसमें बेच दूंगा। यानी आपको इस केस में स्पॉट रेट से मतलब नहीं रहता है, बिल्कुल कितना क्लियर डिफरेंस समझा रहा हूं, उसमें स्पॉट रेट से चले थे पूरा, हम प्रीमियम को हमने रिकॉग्नाइज किया था, और यहां प्रीमियम इग्नोर कर दो, जस्ट अपोजिट उल्टा, और यहां फॉरवर्ड रेट से चलो,
फॉरवर्ड रेट यहां से यहां से यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहां थी 49.15, यहां हो गई 49.5 और यहां हो गई 49.6। तो आपने सीधी सी बात है कि यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट 49, अच्छा अभी एक्चुअली मुझे $1,00,000 तो चाहिए और यहां पे भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, प्राइस डिफरेंस। तो प्राइस डिफरेंस है तो ये प्राइस डिफरेंस कितना हुआ, 35 पैसे का। 35 पैसे मतलब 35,000 रुपए। तो ये 35,000 रुपए इस ईयर के, अच्छा इस केस में उल्टा हुआ, इस केस में उल्टा क्या हुआ, आपने 49.15 में डॉलर परचेस किए एक तरीके से कमिटमेंट, और रेट बढ़ रहा है आपके, तो बढ़ रहा है तो गेन हुआ ना, गेन हुआ। तो यहां पर इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गेन और लॉस। तो ये गेन हुआ 35,000 का मुझे तो, ठीक है, ये एक्सचेंज गेन अकाउंट। अब इसको डेबिट क्या करेंगे, तो पैसा मिला क्या अभी आपको पास, या बल्कि स्टार्टिंग से चल बताता हूं, चलो स्टार्टिंग। इससे पहले वाले एग्जांपल में तो वाकई 1,00,000 का हमने प्लांट खरीदी, तो एंट्री हुई प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। यहां पर मैंने कुछ खरीदा तो कोई एंट्री नहीं हुई, यानी इनिशियली मैंने 49.15 में कमिटमेंट किया कि आज से 3 महीने बाद मैं 49.15 में खरीद लूंगा आपके, है ना, कमिटमेंट किया आपने। एक्चुअली कुछ पैसा दिया नहीं दिया, कुछ खरीदा नहीं खरीदा, तो यहां कोई एंट्री नहीं होती, यानी आपने 49.15 पे अपना इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करा। हम यू जनरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, कोई शेयर खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लिखते हैं 49.15। लेकिन मैंने कहा ये स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन। एक्चुअली मेरे पास ये डॉलर नहीं आए, ये रिलायंस के शेयर मेरे पास नहीं आए। बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं, सुबह खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं 1,00,000 शेयर, तो क्या हो जाता है, क्या उनको 1,00,000 शेयर उनके डिमेट अकाउंट में आते हैं, नहीं आते, सिर्फ उनको प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। सेम ये कंसेप्ट है, स्पेकुलेशन हमेशा ही होता है। तो जब विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन है तो मैंने आपको सौदा बुक कर दिया है, तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी हुआ ही नहीं। जब एंट्री नहीं हुई इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो उसका रिवैल्यू कैसे करूंगा, वो रिवैल्यू भी नहीं करना, तो फिर उसको 49.6 पे बेचूंगा भी नहीं। जब मैंने खरीदते समय पैसे नहीं दिए तो बेचते समय पैसे मिलेंगे क्या, मुझे नहीं, मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा सिर्फ फ्लक्चुएशन 49। तो इसमें यहां कहीं एंट्री नहीं होती, बस आपको दो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है ना, फॉरवर्ड रेट मैंने लिखा है आपको, एक्सचेंज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो 49.60 में आपने अपना सौदा कट कर दिया जैसे रेट बढ़े तो, जबकि आपने सौदा लिया कितने का था, यानी एक तरह से रिलायंस के शेयर खरीदे थे इतने में, बेच दिए इतने में, तो आपको डिलीवरी नहीं मिली, आपको तो 45 रुपीज ये मिल गए, ये गेन या लॉस। तो गेन हुआ ही, और कम हो जाता तो लॉस हो जाता, और कमिटमेंट 49.15 तो देना पड़ेगा, तो आपको गेन हुआ है, तो गेन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपको आपके ब्रोकर ने 45,000 रुपए दे दिए जो आप अपने पीएन अकाउंट में लिख दो बस, और कम हो जाता तो लॉस। तो यहां से प्राइस फ्लक्चुएशन आता है। जैसे गोल्ड, मैंने 1 किलो गोल्ड बुक करा 49 लाख में, 49 लाख रुपए में, और गोल्ड के रेट हो गए तो 49 लाख 60,000, तो मैंने गोल्ड बेच दिया, मुझे प्राइस मिला, गोल्ड नहीं मिला, प्रॉफिट मिला। तो इस तरह ना आपको इतना सा याद रखना है कि इन केस ऑफ स्पेकुलेशन ओनली प्राइस डिफरेंस टू बी रिकॉग्नाइज, प्रीमियम एक्सेट्रा ऑल दीज थिंग्स आर इग्नोर्ड, ओनली प्राइस डिफरेंस, गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। ये इसमें लिखा भी था ऊपर, ठीक है, क्लियर है सारी बात, देख लें आप। और मैं एक डीएस रावत का एक क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको। डीएस रावत में 3 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। 4th नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, एडी सॉफ्ट टेक्स वाला, पूरा आप कर लेना। उसमें से मुझे इतना सा बताना है कि उसमें फॉरवर्ड रेट जो दे रखी है 48 है, यहां फॉरवर्ड रेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48। तो स्पॉट रेट से कोई मतलब ही नहीं मिलता है स्पेकुलेशन वाले में। फॉरवर्ड रेट दे रखी 48, तो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू एज ऑन सो एंड सो डेट एट द रेट 48, और इसकी फॉरवर्ड रेट अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट फॉर द रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिपोर्टिंग डेट मीन सेटलमेंट डेट पे इसकी रेट 47.50 रही। तो स्पॉट रेट से आपको कोई मतलब नहीं। तो ये जब भी ये क्वेश्चन आया तो आप ये इस तरह की स्टाइल में जमा लिया करो
चाहे हेजिंग वाला आए चाहे ये वाला। हेजिंग वाले में स्पॉट रेट इंपॉर्टेंट रहती है, ये मत लिखना, और स्पेकुलेशन वाला में ये इंपॉर्टेंट रहती है, ये दी हो तो भी मत लिखना, ठीक है। और यहां तो 31 मार्च से तो मतलब नहीं, सीधे सीधे कंसेप्ट है। डिफरेंस इन फॉरवर्ड रेट बिटवीन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, कितने रुपए का डिफरेंस है। यानी एक तरीके से मैंने रिलायंस का शेयर 48 में खरीदा और 47 में बेचा, तो नुकसान हो गया, तो लॉस हो गया, तो उल्टा है, ये परचेज और ये सेल। तो आपने यहाँ डॉलर खरीदे और यहाँ बेचे, 50 का नुकसान हो गया। जितने डॉलर हो, कितने डॉलर है इसमें, 1 लाख है, 1 लाख डॉलर, तो 50,000 का लॉस हो गया। 50,000 का लॉस रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये ना, आपको सामने वालों को पूरे 48 या 47 लाख नहीं देना है, आपको सिर्फ डिफरेंस देना है, कितने रुपए देना पड़े आपको, जितना लॉस हुआ उतना दे दिया आपने। गेन होता तो वो आपको देता, तो बैंक से एंट्री हो जाए बस। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पेकुलेशन इतना इजी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, बस। क्वेश्चन 6 हमेशा हमेशा के लिए कट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी कट, 8th भी कट। ये आपके मतलब आईपीएससी लेवल की क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आप सिर्फ कहां तक करेंगे, 5th तक करेंगे, क्लियर। यहां अपना ये एस कंप्लीट होता है। बीच में एक पैराग्राफ छुटा हुआ था, जहां से हमने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसके ठीक ऊपर टैक्स इफेक्ट ऑन एक्सचेंज डिफरेंस। ये एक्सचेंज डिफरेंस से जो टैक्स इफेक्ट आता उसका क्या कहें, तो वो भी मैं बता ही देता हूं आपको, ताकि बाद में डाउट ना आए। देखो आप, और हाँ लास्ट में डिस्क्लोजर भी बचेगा फिर अपना इसका, तो पहले डिस्क्लोजर पढ़ लो। चलो, डिस्क्लोजर में क्या लिखा है, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। मान लिखो सेपरेटली। तो आप P&L अकाउंट में किसी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या इनकम में मत डालो, अलग से बताओ कि एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। नेट एक्सचेंज डिफरेंस एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, मतलब वहां लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। तो FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट बनवाया था मैंने आपको ब्रांच में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वो भी दिखाना है। और अभी यहाँ पैरा 46 में FCMITD अकाउंट बनवाया है ना, वो भी दिखाना है आपको शेयर होल्डर्स फंड में। फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ में लिखा, वेयर देयर इज चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फॉरेन ऑपरेशन द एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज, यानी आपका इंटीग्रल ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल बन गया या नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल बन गया, तो क्लासिफिकेशन बताओ, रीजनिंग बताओ क्यों चेंज हुआ, इंपैक्ट बताओ कि इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल होने में फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा, P&L बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा, बस इस तरह। तो कुछ खास ज्यादा नहीं है कुल मिला के, ये है ना, डिस्क्लोजर में कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास। चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर आपका क्या लिखा हुआ देखो, टैक्स के बारे में पढ़ो एक बार इसको आप। ये लिखा हुआ है कि गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एंड एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट of foreign operation may have been associated tax effect which are accounted in accordance with AS 22, जो सेकंड ग्रुप में AS 22 के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस पे जितना गेन लॉस हुआ, गेन भी होगा लॉस भी होगा, तो टैक्स भी लग सकता है या बच भी सकता है, तो जो टैक्स इफेक्ट होगा इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जिसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। फिर पेज नंबर आओ आप 3.101 पर। 3.101 पर क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट इन AS 11 in exercise of power conferred by clause so and so, the central government in consultation with National Advisory Committee hereby made the following amendment in the company's accounting standard rules and annexures under the heading accounting standard। क्या लिखा है, an enterprise may dispose of its interest in non-integral foreign operation through sale, liquidation, repayment of share capital or abandonment of all or part of that operation. The payment of a dividend forms part of disposal only when it is constitute return of investment. Remittance from non-integral foreign operation by way of repartition of accumulated profit does not form part of disposal
unless it constitute return of investment. In case of partial disposal, only proportionate share of related accumulated exchange difference is included in the gain loss. A return down of carrying amount of non-integral foreign operation does not constitute a partial disposal. Accordingly, no part of deferred foreign exchange gain loss is recognized in the time of return down. तीसरी बात का मतलब ये है कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है आपका एक फॉरेन में ब्रांच या सब्सिडरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी. हमारे यहाँ के ऑपरेशन से अलग है उनके ऑपरेशन. तो फॉरेन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मीन्स दैट ऑपरेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ट्रांजेक्शंस. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मीन्स होल्डिंग या एचओ, तो उससे अलग है, बिल्कुल अलग है. अब वहां पर आपने वो पूरी फॉरेन ब्रांच बंद कर दी. क्या कर दी? बंद कर दी. तो फुल डिस्पोजल कर दिया, उसका बेच दी. तो स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही लिखा था एंटरप्राइज डिस्पोज कर सकते हैं बेच के, लिक्विडेशन कर दिया, रीपेमेंट कर दिया उनके शेयर कैपिटल का कई तरीके से. तो आपने वो ऑपरेशन क्लोज कर दिया या अबंडन कर दिया, सब कुछ वहां पे बंद कर दिया. और तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म पार्ट ऑफ डिस्पोजल ओनली व्हेन इट कंस्टिट्यूट अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी हम कैसे मानेंगे कि उस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो? तो जितना पैसा लगाया वो पैसा आया. तो प्रिंसिपल में 100 रुपए की एफडी कराता हूं, 100 आते हैं तो उसको इनकम नहीं बोलता हूं. 100 से 101 आया तो उसको इनकम बोलता हूं. ऐसे यहां पर भी उसको डिस्पोज ऑफ करने से जो पैसा आया उसको आप पूरी इनकम मत मानो. जो एक्स्ट्रा आया होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे एक्स्ट्रा, उसको हम डिविडेंड का फॉर्म माने. तो इससे रिलेटेड ये बात कही गई है. ठीक है, कोई खास ज्यादा काम का नहीं है. और लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है अगर मान लो आपने वहां पर कोई एसेट को राइट ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन बंद कर दी. तो उस राइट ऑफ करने को हम गेन लॉस नहीं मानेंगे. और क्या लिखा लास्ट में? नो पार्ट ऑफ डेफर एक्सचेंज गेन लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द टाइम ऑफ रिटर्न. तो जो रिटर्न ऑफ करने पे जो गेन लॉस हुआ उसको हम कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं. तो ये बात किसी काम की नहीं है, ठीक है ना. लेकिन आपको डाउट आता है इसलिए मैंने इसको इस तरह से समझा दिया है ना. मतलब आप बिल्कुल इसको डीप में समझने की कोशिश ना करें. सिर्फ इतनी सी बात है, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन पे अगर बेच दिया है तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, उससे ज्यादा रिटर्न अगर आएगा दैट इज फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम, डिविडेंड इनकम. और एक्सचेंज गेन लॉस उस पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, चलिए बस अब तो कंफर्म एएस कंप्लीट हो गया. और ये पैराग्राफ जैसे इसको समझ में ना आया वो कट कर देना, कोई आईएमपी पार्ट नहीं. थैंक यू सो मच. अब लास्ट स्टेज बचेगा अपना एएस 16, बस फिर अकाउंट खत्म. सिंगल एंट्री का एक पार्ट बचा है, वो हम जब भी क्लास स्टार्ट होगी तब समझा दूंगा. और आखिरी तक अगर नहीं हुई क्लास तो फिर उसका वीडियो बना देंगे. तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा अपना. ठीक है, थैंक यू सो मच.